हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रैक्टिस सेट में जो आपके लिए यूपी पुलिस व दिल्ली पुलिस के लिए जीएस के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपनी क्लास को करते हैं शुरू। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जीरो लेवल से शुरू कर आपको एकदम अपर लेवल तक की मात्र प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी का जो युद्ध है यह कब लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध है क्या यह 1757 में लड़ा गया, 1761 में, 1857 में या फिर 1799 में? तो जो प्लासी का युद्ध है यह 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? जो भारत में पहला स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था, जिसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो पहला कब हुआ था? क्या 1905 में हुआ था, 1857 में हुआ था, 1947 में हुआ था या फिर 1930 में हुआ था? तो जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है वो 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में जगह जगह पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने यह एक ही दिन न होकर जिसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिन हुआ, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसका सफलतापूर्वक दमन कर दिया और यह सफल नहीं हो पाया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जो हमारे भगत सिंह जी थे, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? भगत सिंह को क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड में फांसी दी गई थी, काकोरी कांड में, लाहौर केस में या फिर नमक सत्याग्रह में? तो भगत सिंह जी को लाहौर षड्यंत्र केस में, किस केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, कौन सा मार्च? दांडी मार्च जो है वह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने क्या दांडी मार्च 1920 में शुरू किया था, 1930 में, 1942 में या फिर 1919 में? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1930 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इलाहाबाद की सहायक संधि किनके बीच हुई थी? तो जो इलाहाबाद की सहायक संधि है क्या अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी, बहादुर शाह जफर और अंग्रेजों के बीच हुई थी, शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, या शिवाजी और औरंगजेबों के बीच हुई? तो जो इलाहाबाद की संधि है यह 15-16 अगस्त को शाह आलम द्वितीय, किसके बीच? शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य इलाहाबाद की संधि 15 अगस्त और 16 अगस्त के दिन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको छोड़ा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर राजस्थान है? तो भारत में क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है और पांचवा जो सबसे बड़ा राज्य है वो गुजरात है। तो पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है और जो गुजरात है वह पांचवा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का राज्य है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि जो गंगा नदी है इनका उद्गम कहाँ से हुआ? गंगा नदी का उद्गम कौन से स्थल से हुआ है? उद्गम स्थल कौन सा है या क्या है? क्या ये गंगोत्री से है, बद्रीनाथ से है, अमरकंटक से या फिर केदारनाथ से? तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से हुआ है। कहाँ से? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम हुआ है और उनका जो मुहाना है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नर्मदा नदी का बहाव जो है वो किस दिशा में है? नर्मदा नदी किस दिशा में? पूर्व दिशा में बहती है या फिर पश्चिम दिशा या फिर किसी और दिशा में? क्या नर्मदा नदी पूरब की ओर बहती है, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर या फिर दक्षिण की ओर? तो नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती है। किस ओर? पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में इनका मुहाना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ब्लैक सॉयल यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? क्या गेहूं के लिए है, धान के लिए है, कपास के लिए है या फिर मक्का के लिए है? तो ब्लैक सॉयल जो है यानी काली मिट्टी यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। जो ब्लैक सॉयल है इसे कपासी मिट्टी या रेंगूर मिट्टी भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर क्या पुरी में है, भुवनेश्वर में है, कोणार्क में है या फिर मदुरई में है? तो सूर्य मंदिर जो है वह कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर? कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा जो थी जब भारत हमारा आजाद हुआ तो संविधान सभा का गठन हुआ तो उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान में मूलभूत जो अधिकार हैं यानी जिसे मूल अधिकार कहते हैं वह कितने हैं? कितनी उनकी संख्या शामिल की गई? क्या 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं? तो मूल अधिकारों की जो संख्या है वह वर्तमान में तो 6 है। कितनी संख्या है? 6 है। लेकिन जब मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया था तो भारत में 7 मूल अधिकार थे। जिसे जो 7वां मूल अधिकार है संपत्ति का मूल अधिकार उसके 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से समाप्त करके उसे वैधानिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क में शामिल कर दिया है। किसमें? आर्टिकल 300 क में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर आजीवन? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति का होता है। भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह प्रावधान आर्टिकल नंबर 52 में किया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्या 245 सदस्य हैं, 238 हैं, 252 है या फिर 260 है? तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य जो हैं वह विधान वो जो है वो उनका चुनाव के द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं यह राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से 12 सदस्यों का मनोनयन या निर्वाचन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा, इसका जो प्रावधान है वह आयरलैंड के संविधान से लिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जो आर्टिकल नंबर 370 है, क्या वह पंजाब से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से, सिक्किम से या फिर नागालैंड से? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में योजना आयोग जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो योजना आयोग है इसकी स्थापना क्या 1950 में हुई, 1947 में, 1951 में या फिर 1949 में? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके पहले अध्यक्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसको सन 2019 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो इसको समाप्त कर इसको योजना आयोग का समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जो जीएसटी है वह किस प्रकार का कर है? जो है सभी सामानों पर जीएसटी लगा है इस समय। किसी पर 30%, सॉरी किसी पर 18, किसी पर 8, 10। जो इस प्रकार का जीएसटी हम देते हैं वह जीएसटी जो है वह किस प्रकार का कर है? क्या प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, आयकर है या भूमि कर है? तो जो जीएसटी कर है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर। जो जीएसटी कर है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यानी हम डायरेक्ट न देकर बल्कि सामानों के साथ, यानी सामानों के रूप में हम जो उसकी खरीदारी करते हैं तो उस पर जो टैक्स देते हैं उसके द्वारा जो हम टैक्स दे रहे हैं, यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स हम इसको नहीं दे रहे हैं, किसी के माध्यम से या किसी और सोर्सेस की वजह से दे रहे हैं, उसी को अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? क्या दुग्ध उत्पादन से है, कृषि उत्पादन से है, मत्स्य पालन से है या औद्योगिक विकास से है? जो हरित क्रांति है यह कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के द्वारा जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब हरित क्रांति चली तो उसके द्वारा जो है धान व गेहूं की खेती में असीम वृद्धि लाई गई हरित क्रांति की वजह से। किसके वजह से? हरित क्रांति की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1935 में, 1949 में, 1951 या फिर 1920 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वह 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1935 में इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री
कौन थी? जो भारत में वित्त मंत्री पहली महिला थी वह कौन थी? क्या इंदिरा गांधी थी, निर्मला सीतारमण थी, सुषमा स्वराज थी या प्रतिभा पाटिल थी? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो थी वह निर्मला सीतारमण जी थी। कौन थी? निर्मला सीतारमण जी थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जो जल है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 है, H2O है, NaCl है या फिर HCl है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। क्या है? H2O जल का रासायनिक सूत्र है, यानी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर जो है वह जल का निर्माण करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का एक एटम की आवश्यकता, एक परमाणु की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन को 2, इसलिए 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मनुष्य है इसकी सबसे बड़ी क्या ग्रंथि? अमाशय है, यकृत है, फेफड़ा है या फिर आंत है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत सबसे बड़ी मनुष्य की ग्रंथि है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डीएनए का पूर्ण नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है क्या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड है, डबल न्यूट्रॉन एसिड है या डाईऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? यानी विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक है वो क्या है? क्या वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है या फिर वाट है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है वह एम्पियर है। क्या है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? क्या सूरज है, शुक्र है, चंद्रमा है या फिर मंगल है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है। कौन सा है प्राकृतिक उपग्रह? चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो भारत हमारा है इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्या क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, फुटबॉल है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह हॉकी है। क्या है? हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जनगण मन किसने लिखा था? जनगण मन की जो रचना है वह किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस? तो जनगण मन की जो रचना है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसको कब हमारा राष्ट्रगान स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। इसी दिन ही 26 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को भी राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? क्या जयपुर में है, दिल्ली में है, आगरा में है या फिर वाराणसी में है? तो ताजमहल जो है वो आगरा में है, जिसको औरंगजेब के द्वारा बनवाया और शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था, जो आगरा में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ONGC का मुख्यालय क्या दिल्ली में है, चेन्नई में है, देहरादून में है या फिर मुंबई में है? तो ONGC का जो मुख्यालय है वह चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ONGC का मुख्यालय? चेन्नई में।
चलिए, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? क्या 1881 में, 1901 में, 1951 या फिर 1871 में? तो भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।